नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। M2 फैक्टर पश्चिम बंगाल में बड़ा उलटफेर करने जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कौन सा फैक्टर है, इसकी बात होगी। साथ ही साथ वहाँ पर जो युवाओं का रुख है वो किस तरफ है, क्या वो हिंदुत्व की ओर झुक रहे हैं। तीसरी बड़ी चीज जो है, क्या भद्रलोक में वाकई में बीजेपी ने सेंध लगा दी है। और चौथा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वहाँ झाल मुड़ी खाई और फिर तमाम लोगों से जो वो मिले जुले, उस मेल जोल का क्या असर पड़ने जा रहा है। क्या इस पूरे चुनाव को जो एक आप ये कहें कि लोकलाइज्ड करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हुई है, क्या वो कोई बड़ा असर छोड़ने जा रही है। फिर यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो केंद्रीय गृह मंत्री वहां कैंप कर रहे हैं, उस कैंप के पीछे की कहानी क्या है। और जो एक बड़ी चीज है वो बीजेपी का अपना इंटरनल सर्वे है। क्योंकि पार्टी का जो इंटरनल सर्वे होता है वो बहुत कुछ बताता है कि साहब हमारी कहाँ कमियां हैं, कैसे इसे दूर करना है और कैसे जो है वहां पर उस मुकाम तक पहुंचना है ताकि हम एक चमत्कार कर पाएं, यानी पार्टी। तो हम लोग बातचीत पहले उस इंटरनल सर्वे से ही करते हैं कि उसमें क्या चीजें निकल कर आई हैं। देखिए, जो इनका अपना सर्वे है वो ये बता रहा है कि भाजपा 120-25 सीटों पर जा सकती है। ये इनका अपना सर्वे है। और ये ख्याल रखिएगा कि ये सर्वे आज 2 दिन पहले नहीं हुआ है, ये सर्वे काफी पहले हुआ है। काफी पहले मतलब 20-25 दिन, महीना भर पहले हुआ है। अब जो 120-25 सीट का इनका आकलन है, दरअसल उसी आकलन को, उसी जो आप ये कहें कि परिणाम जो ये पा रहे हैं अपने सर्वे में, उस परिणाम को सरकार बनाने तक जो सफर है, यानी जो तकरीबन आप ये कहें कि 30 से 35 सीटों का फासला है, उसी फासले को कम करने की कवायद है। अब बड़ी चीज यह है कि क्या वो फासला कम हो पाएगा, और उन्हीं सवालों का जवाब जो है वो है जो तमाम सारे हमने शुरुआत में प्रश्न खड़े किए। उसमें से पहला और जो सबसे बड़ा मामला है, ये जो अंतर है उस अंतर को पाट पाने का, वो ये है कि क्या युवा जो है वो हिंदुत्व की बयार में गया है। अपने एक दर्शक हैं जिन्होंने बड़ा डिटेल बताया है पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर। वो कहते हैं कि इस बार युवा जो है वो जरूर आया है साथ में। वो कह रहे हैं कि युवा प्रभावित है। देखिए, युवा का प्रभावित होना बीजेपी के लिए एक बड़ा आप ये कहें कि गेन है। अब वो आग्रह, पूर्वाग्रह, दुराग्रह से हम लोग इतर हटकर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी कहाँ खड़ी है। तो उसमें ये पाते हैं कि नहीं है, युवा जा रहे हैं, युवा हिंदुत्व की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, ये बात देखने में आ रही है। और देखिए, युवा जो है, या आप कहें जिसे फ्लोटिंग वोट जो है, वो बड़ा गेम चेंजर होता है। और अगर युवा का झुकाव है तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी की उम्मीदें बढ़ी हैं। एक बात। दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि और ये मैं क्या कह रहा था तो पूरा चर्चा ही है कि गृह मंत्री वहां कैंप कर रहे हैं। तो ये जो कैंप वाला मसला है, वो मसला देखिए, उसके 2-3 कारण हैं। पहला तो ये कि जो उनको दिख रहा है कि नहीं ये लोग हमारी तरफ झुक रहे हैं, तो उस झुकाव को बनाए रखा जाए। नहीं तो पता चले कि वोटिंग के रोज क्या हुआ कि वो अभी हिंदुत्व के बयार में बह रहे हैं और 23 अप्रैल और 29 अप्रैल आते आते पता चला कि वो फिर से जो है टीएमसी के बयार में चले गए। तो उनको थामे रखना है, और उस थामे रखने के लिए आवश्यक ये है कि जो बड़ा नेता है वो नेता वहां रहे और उनको कन्विंस करे कि आप चिंता ना करो। और उस कन्विंसिंग में अमित शाह के अलावा तो कोई है नहीं जो वादा करे कि साहब हम आपका ये काम करेंगे या आपको ये मिल जाएगा, ये चीजें हो जाएंगी। तो जब अमित शाह कोई बात कह रहे हैं तो जिससे कह रहे हैं वो भरोसा करता है कि नहीं साहब ये जो है ये कह रहे हैं तो होगा। अब बिहार में आपने देखा ही है। तो इसलिए वो वहां बैठ रहे हैं ताकि जो झुकाव है वो झुकाव ऐसा ना हो कि आखिरी दिन में मुड़ जाए बीजेपी के इतर। यानी हम 148 सीटों का फासला तय कर पाएं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो नहीं भी तय कर पाते हैं तो जो अपना आंतरिक सर्वे है वहां तक तो पहुंचें, यानी हम अपने पिछले प्रदर्शन से बेहतर करें। ये कवायद है और ये सबसे बड़ी
आप एक तरह से कहें कि कोशिश है बीजेपी की। वैसे तो कहा जाए तो वो यही चाह रहे हैं किसी तरह से सरकार बना ले, लेकिन अब ये इस पर तय करेगा कि कितना इन्फ्लुएंस कर पाते हैं केंद्रीय गृह मंत्री वहाँ के, आप एक तरह से कहें कि युवाओं को। भद्रलोक वाला जो मसला है, भद्रलोक में रुझान है, लेकिन क्या रुझान इतना बड़ा हो गया है कि वो पूरा बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो जाए? तो इस तरह की अभी वहाँ पर हलचल नहीं है कि नहीं साहब वो पूरा जो है बीजेपी में शिफ्ट हो रहा है। फिर जो पीएम गए झाल मुड़ी खाए, देखिए क्या है ना कि संकेतों की पॉलिटिक्स बहुत बड़ी होती है। आपको ध्यान होगा 2021 के चुनाव में जो सबसे बड़ा मसला बना था वो ये कि ये सब बाहरी। पीएम ने उसी नैरेटिव को ध्वस्त करने की कोशिश की है कि साहब ये ना हो, बंगाली और नॉन बंगाली वाला मसला ना हो। तो एक वो जो है विमर्श जो है वो विमर्श इस तरह से ना खड़ा हो पाए। अब बात हम लोग करते हैं उस फैक्टर की जिसे माना जा रहा है कि गेम चेंजर है। किसमें? वहां की पॉलिटिक्स में, पश्चिम बंगाल। देखिए दो चीजें, दो अहम है जो वहां पूरी पॉलिटिक्स को बदलने का दमखम रखते हैं। बीजेपी की कोशिश ये थी कि उस M2 में से एक एम को अपने पक्ष में कर लिया जाए, और उसी को अपने पक्ष में करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए ने एक बड़ी पहल की थी, जो आपने संसद में देखा, औंधे मुंह गिर पड़ा। वो पहल दरअसल उस M2 में से एक एम को माइनस करने का था। और वो M2 क्या है? वो M2 है महिला और मुस्लिम। ये M2 फैक्टर है जो वहां अभी भी बड़ी मजबूती के साथ ममता बनर्जी संग खड़ा है। अब अगर ये कॉम्बिनेशन बीजेपी तोड़ लेती, तोड़ने में सफल हो जाती, तो आप ये मानकर चलिए कि उनके लिए ग्रीन पॉस्चर था वो। मतलब सब कुछ हरा ही हरा है, जिधर मुंह उठाइए सब हरा ही हरा है। ये स्थिति वहां पर आप एक तरह से कहें कि बन जाती। मैं अभी ये नहीं कह रहा हूं कि उनके लिए वहां बंजर हो गया है, बंजर जैसी स्थिति नहीं है। अगर कोई पार्टी 41% वोट पा रही है और दूसरा मुख्य विपक्ष है, और वहां जो मुख्य विपक्ष बना है वो सरकार बनाने में कामयाब रहा है, वही सरकार बना पाया है, तो बीजेपी उस स्थिति में तो पहुंच गई है कि साहब वो जो है वहां तक का सफर तय करें। अब मामला जो अटका है वो M2 में से एक एम को हटाने वाला है। ये बीजेपी फिलहाल सदन के जरिए तो नहीं कर पाई। अब प्रश्न यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से वो बात कन्वे हो पाएगी? क्या पीएम उतना इन्फ्लुएंस डाल पाएंगे वहां की आधी आबादी पर, खास तौर से लॉ एंड ऑर्डर वाले मसले को उठाकर? ये एक बड़ा प्रश्न है। और यही देखिए, यही ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत है। अब आप देखिए कि आज के समय में आप देखिए तो ममता बनर्जी जो है वो अभी भी 50% वोट पर खड़ी है। भाई 30% के आसपास मुस्लिम मतदाता, 10% भद्रलोक और 10% महिला, लीजिए 50 तो ऐसे ही हो जा रहा है। तो वो बड़ी सॉलिड स्थिति में खड़ी हैं, और इसी स्थिति को हिलाने की कोशिश जो है वो बीजेपी कर रही है। अब उसमें आप देखिए एक बड़ी चीज जो हो रही है, जिसे माना जा रहा है कि ये भाजपा के लिए समस्या खड़ी कर सकता है। अगर ये घटनाक्रम नहीं हुआ, या मैं कहूं कि M3 है, M3 जो है वो वाकई में सबसे बड़ी चीज है। हमने शुरुआत में M2 कहा था, लेकिन अब मामला M3 वाला हो गया। महिला, मुस्लिम और मातुआ, ये 3 फैक्टर हैं जो पश्चिम बंगाल के चुनाव को तय कर रहे हैं। अब मुस्लिम वो तो बीजेपी के साथ जाएगा नहीं, वो तो तय बात है। अब आ गया महिला एक तरह से आप कहें कि यह माना जा रहा है कि ममता बनर्जी के साथ खड़ी है। अब आता है मातुआ। क्या मातुआ नाराज है बीजेपी से?
लोगों का मानना है कि कुछ हद तक उनके अंदर नाराजगी है। अगर ये कुछ हद तक वाली नाराजगी वोट में कन्वर्ट होती है टीएमसी के पक्ष में, तब फिर बीजेपी की राह बड़ी कठिन हो जाएगी, इंतजार लंबा हो जाएगा, यानी 5 साल का इंतजार हो जाएगा। लेकिन अगर जो मातुआ वाली नाराजगी है वो टीएमसी के पास नहीं जाती है, वो बीजेपी के पास ही रहती है, तो फिर आप देखिए कि मामला जो है वो बहुत कांटे का होने जा रहा है पश्चिम बंगाल में। तो अपना कहना यह है कि जो पश्चिम बंगाल का पूरा चुनाव है वो M3 पर डिपेंड करता है। अगर ये M3, इस M3 में आप एक तरह से कहें कि एक जो M यानी मातुआ बीजेपी के साथ था वो अगर खड़ा रहा और दूसरा M यानी महिला अगर वो थोड़ा सा भी टूटी, कहां से, ममता बनर्जी की तरफ से, तो आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी ने जो 2-3% वोट का फासला है वो फासला जो है वो खत्म हो जाएगा और तब वहां बीजेपी एक बड़ा जो है आप ये कहें कि बदलाव करने की स्थिति में आ जाएगी। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि ये जो M3 है उस M3 में से क्या M जो 2 है यानी 2M जो है उसे बीजेपी अपने पक्ष में पूरी तरह से कर पाती है या नहीं, और इसमें भी खास तौर से जो मातुआ है वो क्या अपनी नाराजगी भूलकर बीजेपी के साथ जाएंगे। यही वो आप एक तरह से कहें चाबी है जो ये तय करेगी कि वहां सरकार कौन बना रहा है। तो कुल मिलाकर इन्हीं 3M पर पूरा पश्चिम बंगाल का नतीजा टिका हुआ है, जिसमें से हम कह दें 1M को तो निकाल ही दें, बाकी जो 2 है उसी में पूरा खेल है। बाकी आप लोगों की क्या राय है जरूर साझा करिएगा।